जब मम्मी देखती है ना वो बाल सब कुछ उसके खुल चुके हैं, जूड़ा वूड़ा बांधा होता है, सब कुछ खुल चुका है और दीवार की तरफ मुँह करके झूल रही है, ऐसे करके झूल रही है। और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में लड़की का क्या कहना था, लड़की मतलब मामी कहती है कि मेरे को पेन फील हो रहा है, एज इफ कुछ हुआ है, मतलब उस वे में। तो ऐसे करते करते फाइनली इसको रियलाइज़ होता है कि श्रुति नाम की लड़की ही नहीं है। मराठी लैंग्वेज में जो एंटिटी है उसको हडल बोलते हैं और ये फीमेल एंटिटी होती है। उसके प्राइवेट पार्ट में जो मिर्च होती है वो मिर्च का पाउडर अंदर डाल दिया और जो गाय का जो खूंटा होता है ना जिसको बांध के रखते हैं इसमें, बस वो अंदर पूरा डाल दिया था। और उसने मुंह में उसके ही पल्लू को पूरा अंदर घुसेड़ा हुआ था। जब हम दोनों खाट पे सो रहे थे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मेरे बेटे के ऊपर राजेश की वाइफ मेरे बेटे के सीने पे चढ़ के उसके सीने को नोच रही है, उसका गला दबा रही है कि तेरी वजह से मैं मारी गई हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जो पप्पू है, पप्पू का सर ही उसके हाथ में है। मतलब वो अपने आप को ही देख रहा है कि उस बूढ़ी औरत के हाथ में मेरा ही सर है और वो उसके सर को खा रही है। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज फाइनली फिर से मैं एक और पॉडकास्ट का वीडियो लेके आया हूँ। पिछला वीडियो आपने जैसा भी था आपने बहुत सारा प्यार दिया और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी अपना प्यार दोगे और भाई सपोर्ट करोगे। तो आज के हमारे गेस्ट जो हैं आपने उनको यूट्यूब पे भाई कंफर्म है कि आपने देखा ही होगा। और आज के हमारे गेस्ट हैं मानस भाई, जिनके चैनल का नाम है द मानस शो। तो आइए हम उनकी तरफ स्विच करते हैं और थोड़ा उनसे बात करते हैं। तो मानस भाई, आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट पे आके? भाई पॉडकास्ट आपका है लेकिन इस सेट से मैं रूबरू हूँ बहुत बार बहुत शूट इस पे हो चुका है। सो थैंक यू सो मच आपका, क्योंकि अगर मैं गेस्ट को बताऊँ आप यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए, तो हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया कि चलो यार अब मिल ही रहे हैं तो कुछ काम की चीज़ें भी हो जाए यहाँ पे। तो हम लोग करते हैं शूटिंग वगैरह, तो काम की चीज़ें हमारी शूटिंग ही है। तो आज देखिए, जैसा कि पता है हॉरर कंटेंट हम दोनों बनाते हैं जी, ठीक है। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे आपके ऑडियंस के बारे में पता है, थोड़ा सा फैमिली बेस्ड ऑडियंस है ना, लेडीज़ का परसेंटेज भी है अच्छा खासा। सो अगर इसको कोई फैमिली साथ देख रहे हैं तो प्लीज़ ना देखें, क्योंकि थोड़ा सा 18+ का है, तो ओनली 18+, तो थोड़े बड़े हैं वो देखें। अगर आप छोटे हैं कोशिश करें कि ना देखें, अगर देखना भी हो तो साथ में नहीं, अलग से कैन टेक योर फोन एंड मोबाइल फोन एंड साइड में देख सकते हैं। आज की मैं शुरू कर सकता हूँ क्या, या फिर कुछ पूछना है तो फिर नहीं आप स्टार्ट करिए, जो पूछना होगा तो वो हम राइट। आज की जो कहानी है ना सूरज भाई, ये एक्चुअली पर्सनल तो नहीं कहूँगा, लेकिन पर्सनल ज़िंदगी से जुड़े कुछ लोगों की कहानी है। दो कहानी मैं आपके लिए मैंने सोचा है कि दो कहानी सुनाऊँगा। एक तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सूरज ही है मौके से, और दूसरा मेरे कज़न भाई की कहानी है। जो सूरज वाली कहानी है वो थोड़ा सा 18+ है, और जो कज़न भाई वाली कहानी है वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की कहानी है। और लेकिन दोनों में डरावनी या फिर अजीब चीज़ क्या है ना, वो मेन सस्पेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सूरज की कहानी से शुरू करते हैं। सूरज जो है मेरा एक दोस्त है जो मुझे दिल्ली आने के बाद ही मिला है। सूरज की कहानी एक्चुअली मैं अपने एक पॉडकास्ट में भी अपने किसी गेस्ट के थ्रू सुन चुका हूँ। आई मीन अपने ऑडियंस को सुनवा चुका हूँ। वो जो गेस्ट थे वो मेरे नोन में ही थे, और सूरज तो जो था वो उनके भी नोन है। तो यानी हम तीनों का ट्रायंगल है, तीनों के थ्रू जानते हैं। तो सूरज मेरा दोस्त है जिसको दिल्ली में आने के बाद मैं मिला था, एंड वो यूपी से ही है। जौनपुर करके कुछ है कहीं, जौनपुर है जगह, हाँ यूपी में। यूपी में ही है। और ये कहानी उसने मुझे बताई, उसकी मामी जी की कहानी है। तो इसकी मामी जी ने पूरी कहानी सूरज को बताई, सूरज ने मुझे इसको एक्सप्लेन किया, पूरा नरेट किया। बात थी कि उसकी मामी जी के कॉलेज का टाइम है, जब वो बहुत जवान होती है, खूबसूरत होती है। तो पुराना ज़माना था, तो लोगों की क्रश हुआ करती थी, वो काफ़ी लोग पसंद करते थे। और इस बात से ये भी रूबरू थी, वाकिफ़ थी कि लोग मुझे पसंद करते हैं। एंड देन छुट्टियों का टाइम होता है, बच्चों के साथ आप जाते हो अपने नानी के घर,
तो ऐसे ही कॉलेज का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, तो वो नानी के घर अपने गई और इसकी एक छोटी बहन भी हुआ करती थी। तो अपनी मम्मी के साथ, छोटी बहन के साथ ये नानी के घर गई। और जब आप नानी के घर जाते हो फिर आप कज़न वगैरह के साथ बहुत घूमते हो। तो ऐसे ही शाम के टाइम वो क्या करती थी, मार्केट जाती थी साइकिल चला के, अपने 3 कज़न्स और होते थे साथ में, मार्केट जाती थी। तो उसका डेली का था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो वापस आ रही थी, यानी मार्केट जाने और आने का रास्ता खेत में से गुजरता है। खेत में क्या है ना, जब लोग चलते रहते हैं ना, एक पतली सी धारी बन जाती है, आपको देख के पता लग जाता है कि यहाँ से लोग गुजरते हैं। वो उसको पगडंडी बोलते हैं। पगडंडी, हाँ शायद बोलते हैं, क्योंकि ना बाकी तरफ आपको थोड़ी छोटी झाड़ी नजर आएंगी, लेकिन एक जहाँ पे चलते हैं वो रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है। वही होता है, गाँव में उसको वही बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ से उनको साइकिल चला के निकलना होता है, शॉर्टकट होता है, उनको मेन रोड से नहीं जाना होता है। तो ऐसे ही एक दिन वापस आ रहे थे, अचानक से ये जो मामी जी थी ये अपना साइकिल बहुत तेज़ तेज़ चलाने लगी। तो बाकी जो इनकी कज़न्स थी उन्होंने थोड़ा बोला ना कि भाई क्यों तेज़, क्यों, थोड़ा चल ना, नॉर्मली घर आ तो क्या पास में ही है। तो वो इशारे से बोलती है, वो पीछे हमारे ना एक आदमी आ रहा है भागता हुआ। तो ये लोग पीछे देखते हैं कि भाई कौन भागता हुआ आ रहा है। बोलते कोई तो नहीं है, कौन भाग रहा है। बोलते अरे नहीं, तब जल्दी चलो जल्दी चलो। मतलब इनको ये था ना कि इसको पता है कि खूबसूरत है, इसको लड़के छेड़ते आए हैं मामी को, तो इसको पता है ये सब चीज़ें। तो वो उस नज़रिए से बोल रही है कि कोई शाम का टाइम हो रहा है, कोई पीछा कर रहा है, थोड़ा जल्दी करके पहुंच जाते हैं। तो ये और तेज़ चलाने लगती है। तो वो लोग भाई शॉक्ड हैं कि क्या हो रहा है ये। तो उतने में ना जो आदमी पीछा कर रहा होता है साइकिल की स्पीड से ही बगल से चलने लगता है। जितनी तेज़ साइकिल है उतनी तेज़ वो आदमी भी चल रहा है बगल बगल। भागने की कोई स्पीड नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है हवा में किस तरह से तैर रहा है। और जब मामी बोलती हैं कि जब मैं उसके पैरों में नीचे देखती हूँ, पैर ही नहीं है, मतलब किस तरह से हवा में उड़ रहा है वो, और शॉल लिए। और ये चीज़ किसी तरह से मामी को ही दिख रही है। बाकी लड़कियां मतलब शौक थी कि भाई क्या, क्यों चला रही है, कौन है, कोई भी तो नहीं है। तो वो लोग भी शौक थे। और जैसे तैसे करके ये लोग अपने घर पहुँचे। घर पहुँचते ही मामी जो थी, इनको हो चुका बुखार बहुत तेज़, और ये सारे इंसिडेंट ही घर पे बताती है। तो इनकी जो मम्मी होती है वो ओझा वूझा जो भी होते हैं गाँव में उनको बुलाती है। तो ओझा क्या करता है, कुछ पूजा वगैरह करके कुछ ताबीज़ सा पहना देता है। अगले दिन सुबह तक जो उनका फीवर था वो उतर चुका था, और लगभग 1 हफ्ते तक ऐसा कुछ साइन वाइन सिम्टम्स कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। एंड देन अचानक से क्या होता है, एक रात वो अजीब सी आवाज़ में बात करने लगी, अजीब सी लैंग्वेज में। तो इसके साथ में इसकी बहन सोती थी, वो डर गई, घबरा के चिल्लाने लगी। तो मम्मी भाग के आई कि क्यों चिल्ला रही, क्या हुआ। तो बहन बोलती कि देखो ये क्या बोल रही है। तो जब मम्मी देखती है ना, वो बाल सब कुछ उसके खुल चुके हैं, जूड़ा वूड़ा बांधा होता सब कुछ खुल चुका है, और दीवार की तरफ मुँह करके झूल रही है, ऐसे करके झूल रही है। तो फिर मम्मी को डाउट हो गया कि वापस से वही सीन कुछ हुआ है। तो मम्मी ने क्या करा, उसकी बहन को अलग सुलाया, मम्मी उसके साथ खुद ही सो गई कि कुछ भी होगा तो मैं कम से कम इधर इसकी देखभाली करूँगी। और अगले दिन जब सुबह वो उठती है, मामी जी जो होती हैं वो उनके बैक पे स्क्रैच के निशान मिलते हैं। मतलब जब हम कभी प्राइवेट मोमेंट में उस तरह के निशान वो देखने को मिलता है। तो ये दिखाती है कि मम्मी देखना कुछ अजीब सा जलन सी फील हो रही है। तो मम्मी देखती है प्रॉपर नाखून के स्क्रैच के निशान है। तो मम्मी को फिर डाउट होता है, और मम्मी फिर ओझा को वापस बुलाती है। ओझा जब वापस आता है, ओझा पूछता है कि समझ जाता है ओझा कि ये गया नहीं है जो भी है। ओझा पूछता है कि कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहा है। तो वापस अजीब सी आवाज़ में बोलती है कि वही तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्यों परेशान कर रहा है, चला जाए यहाँ से। इस तरह से वो बोलने लगती है। तो ओझा क्या करता है, फिर से अपने कोई क्रियाक्रम करके फिर से ताबीज़ वाबीज़ थोड़ा चेंज करके कुछ और बांध के चला जाता है, और फिर से लगभग 1 हफ्ते तक कहानी सब कुछ नॉर्मल हो जाती है, सब कुछ अपना बेस्ट चल रहा होता है। पलट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वापस उसकी बहन से साथ ही सोने लगी, जब चीज़ें नॉर्मल हो गई, और बहन की अचानक से फिर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और मम्मी ऊपर भागती हुई जाती है। अलग फ्लोर पे ये रह रहे होते हैं, मम्मी ऊपर भाग के जाती है। तो बहन के सर से बिल्कुल खून सना हुआ, बिल्कुल बाल वाल सब भीग गए हैं, और छिटक अलग पड़ी हुई है। तो बोलती है मम्मी इसने मेरे को इतनी तेज़ लात मारी, मैं उड़ के खिड़की में लगी और खून वगैरह बह रहा है। और वापस से वही हरकत है कि बाल वाल खुले पड़े हैं, और उसकी तरफ दीवार की तरफ करके ऐसे झूल रही है।
तो मम्मी ने वापस से सेम चीज़ रिपीट करी कि अभी तो रात हो रही है, सुबह मैं देखती हूँ क्या करना क्या नहीं करना। बहन को फटाफट पट्टी वट्टी करके होता ना कि छोटे मोटे जो चोट होते हैं हमें लगता है कि ज़्यादा सीरियस तो नहीं, खून ही बह रहा है, तो थोड़ा दबा के बांध के हम आराम से उसको छोड़ देते हैं। तो अलग रूम में सुला दिया, मम्मी इसके साथ ही सो गई। अभी क्या होता है, सुबह होते होते बहुत देर तक उस रूम से कोई निकलता ही नहीं है, तो बाकी के फैमिली मेम्बर सब देखने आते हैं, मम्मी ही बेहोश पड़ी हुई है। और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में लड़की का क्या कहना था, लड़की मतलब मामी कहती है कि मेरे को पेन फील हो रहा है, एज इफ कुछ हुआ है मतलब उस सुबह में, ठीक है। और इनर थाइज पे स्क्रैचेस के निशान है, पीठ पे स्क्रैचेस के निशान है, बहुत ही बदतर हाल हो रखा था। और फिर ओझा को बुलाते हैं, एक बड़े ओझा को, अलग ओझा को, क्योंकि 2 बार हो चुका है ये जो ओझा था, इसके जो भी होते हैं 1 हफ्ते तक कुछ होता नहीं है और वापस से सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो किसी बड़े ओझा को बुलाया गया और वो जब इससे बात करने की कोशिश करता है तो ये बताता है कि मेरी गलती क्या है, मैं तो इसको डेली आते जाते इसको देखता रहता हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उस दिन उसने मुझे पीछे मुड़ के देखा और मेरे को देखती रही, इसी ने मुझे बुलाया, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो इसी तरह से वो चिपक के आ गया और शायद पता नहीं क्या चीज़ वो थी, शायद उसकी कोई फिजिकल नीड थी या क्या थी, उस वे में सारी चीज़ें साथ होती थी। और सुबह उठ के सारे वो निशान, वो सारे दाग, वो सब पेन, सब कुछ दिखता था। फिर वो ओझा क्या करता है, वो कुछ पाठ वगैरह रखाता है, मतलब घंटों का कुछ क्रिया उसने रखवाई और वो कहता है कि खिड़कियाँ, मतलब जो गेट्स हैं वो खुला छोड़ दो और जब तक मैं ये क्रिया या फिर जो भी मैं पाठ कर रहा हूँ इस गेट से कोई भी गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी इस गेट से गुजरा, ये जो भी एंटिटी इसके बॉडी के अंदर थी वो उसके ऊपर हावी हो जाएगी, यानी रास्ता आप खुला छोड़ के रखो। तो वो घंटों की उसने क्रिया वगैरह की, तब वो लड़की जो खड़ी थी अभी भी ऐसे झूल रही थी, अचानक से वहीं गिर पड़ी। फिर उसके बाद से कम से कम हफ्ता भर लग गया, उसकी तबीयत जो है वो धीरे धीरे सुधरी। और तब से फिर वो जो मामी थी, क्योंकि कॉलेज में थी, वो पुराने टाइम में कॉलेज तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके बाद उनकी जो पढ़ाई वढ़ाई थी वहीं रोक दी और बस इसलिए फिर 1 साल बाद उनकी शादी करवा दी। तो मतलब कहानी का मेरा पूरा ये था कि ये सारी इतनी अजीब चीज़ें हो जाती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और कई बार होता है कि हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहाँ से हमें गुजरना नहीं होता है और बाद में ये पता लगता है जहाँ से वो गुजरी थी वहाँ पे कोई बच्चा था जिसको गाड़ा हुआ था और प्रॉपर उनका वो नहीं बनाया था। मरने के बाद तो बनाते हैं ना, सीमेंट का बना देते हैं, वो मुस्लिम लोगों के लिए वो कब्र होता है, कब्र होती है, तो वहाँ पे इसका वो नहीं बनाया था, नॉर्मली खेत में कहीं गाड़ दिया था और वो चल के गुजर गई। और गांव वाला का मानना था कि जो आत्मा है उसकी एज बढ़ रही है, यानी किसी तरह से उसका लस्ट, वो आत्मा यंग हो गई है, उसका लस्ट बढ़ गया है, शायद वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं है, तो चीज़ क्या है मुझे नहीं पता, बट एक्सपीरियंस ही हुआ था, तो शायद आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि चीज़ क्या थी ये। क्योंकि देखिए जैसा आपने बताया कि लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी बच्चे की अगर आत्मा है, वो बचपन में उसकी डेथ हो गई, तो मरने के बाद वो कभी भी मतलब ग्रो नहीं होगा। हाँ, उसकी हरकतें हैं, शैतानियाँ हैं या फिर उसकी जो आदतें वो बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन उसकी जो उम्र है, यानी कि अब वो अभी जवान लड़का है, फिर वो बूढ़ा जवान, ऐसा नहीं होता है। या तो वो आदमी ही होगा जिसकी डेथ हुई होगी, एक ऐसा इंसान, क्योंकि देखिए जैसा स्टोरी सुन के लग रहा है कि उसका लस्ट जो था वो उसके साथ ऐसा करता था। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है नरेला की, वो उन्होंने भी मुझे भेजा था, ठीक है। तो असल में ये जो भी प्रेत आत्माएं होती, जैसे कोई इंसान है जिसको अधूरी इच्छाएं होती हैं, जिसको हवस, लस्ट, ये सारी चीज़ें जिंदा रहने पर भी होती हैं, बट उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर वो इस तरीके का काम करता है। बाकी ये चीज़ तो मैंने कभी नहीं सुना कि वो ग्रो होती है। तो या तो वो बच्चा नहीं होगा, या तो उसको जिस तरह की छवि दिखी थी शॉल में आदमी, किसी और की वो हो सकती है। हाँ, क्योंकि और ज़रूरी थोड़ी ना है कि हाँ एक ही एंटिटी ने उसके ऊपर वो किया हो सकता है कि 2 लोग हों उस पर, ऐसा भी हो, एक ने किया और ये भी था कि वो मैनली वॉइस में ही बोलती थी जब भी उस तरह की हो जाके बात करता था, एक मैनली अजीब सी आवाज़ होती है ना मर्दानी, वो निकलती थी। तो ये सारी कहानी थी। और दूसरी कहानी जो सूरज भाई है ना, वो मेरे खुद की कज़न की है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, मैं उड़ीसा से हूँ, तो अब अभी पता नहीं मुझे अभी होता है या नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जब मैट्रिक का एग्ज़ाम होता था, मैट्रिक बोलते पता नहीं, 10th के एग्ज़ाम को बोलते मैट्रिक बोलते हैं।
तो उस वक्त पे क्या होता है ना कि आपके सेंटर्स पड़ते हैं एग्ज़ाम देने के, और आपको वहाँ विजिट करके वहाँ रहना होता था जब तक एग्ज़ाम खत्म हो। अभी भी होता है। तो वहाँ विजिट करके आपको वहाँ रहना होता था जब तक एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए, वहाँ पे सारी पढ़ाई वढ़ाई होती। तो मैं जो अभी रिवील करने वाला हूँ ना, वो थोड़ी सी वैसी हरकत है, नॉटी हरकत है, मतलब 10th क्लास के बच्चे यार, मतलब हरकतें तो करते ही हो। तो क्या होता था ना कि जहाँ पे वो एग्ज़ाम्स देने जाते थे, वो स्कूल ही होता था। गांव के सरकारी स्कूल कोई फ्लोर्स वगैरह नहीं होते थे, एक ही बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर बस। तो आमने सामने की ऐसे बिल्डिंग, ऐसे लंबी सी बिल्डिंग, हाँ, और बीच में गली, सामने फिर से ऐसे लंबी सी बिल्डिंग, और ऊपर जो बिल्डिंग जो होता था ना, जो दीवार होती थी वो तो सीमेंट की बनी होती थी, जो छत होती थी वो उस चीज़ की बनी होती थी, छज्जा बोलेंगे उसको, ऐसा वाला छज्जा जो होता है। अच्छा, सीमेंटेड जो हाँ टीन हाँ आती हाँ है। हाँ, जिसके ऊपर ईंट रख देते ताकि उड़ ना जाए वो। हाँ हाँ, वो टीन का ही होता है। टीन बोलते हैं शायद, हाँ। तो वैसे वाले छज्जे होते थे, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद है कि किस तरह का वो स्कूल था। तो आमने सामने के होते थे, उन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स को अलग कर दिया था। मतलब गांव में बड़ा सीन होता है ये सब की, मतलब लड़का लड़की अलग, हाँ, ये तो है ना। है। तो गर्ल्स उस तरह वाली सामने वाली बिल्डिंग में, उस क्लासरूम्स में, और बॉयज़ इस तरह वाले क्लासरूम्स में, एक ही रूम में सब लोग सोते थे। तो दिन के टाइम तो इनको मिलना अलाउड नहीं था, रात को जब टीचर्स वीचर्स सो जाते थे इनकी हरकतें शुरू हो जाती थी। तो बिल्डिंग के बाहर वरांडा बोलते हैं, बरामदा बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें लड़कियां अपने कपड़े सुखाती थी दिन के टाइम पे। तो रात भर वो कपड़े सूखते रहते थे, बॉयज़ भी ऐसे अपना सुखाते थे। तो लड़कियां भी क्या करती, अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह सुखाती थी, लड़की भी अपने मतलब नॉट जस्ट अंडर गारमेंट्स, साथ में और भी कपड़े, बट लड़कों का फोकस अंडर गारमेंट्स पे होता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि रात को ना वो चुरा लेते थे ताकि सुबह लड़कियां परेशान हो। तो इस तरह की हरकतें होती थी। तो फिर लड़कियां भी भाई फिर बदला लेती थी, मतलब रात भर इनका ये गेम चलता रहता था, मतलब सोते होते नहीं थे, 2:30-3 बजे तो सोते थे सब लोग, पढ़ने वढ़ना कोई रहता नहीं था, सुबह जाके एग्ज़ाम दे देते। तो ऐसे चलता रहता था, कभी ये लोग जाके उनके चुरा लेते थे, लड़कियां आके इनके चुरा लेती थी। तो टर्न बाय टर्न होता था कि आज तू जा ऐसे करके। तो अभी एक दिन मेरे कज़न भाई की बारी है कि भाई आज तू जा। तो सब लोग बाकी छुपके देखते हैं, एक बंदा जाता है, ये लोग छुपके देखते हैं, क्योंकि सामने से भी जो पार्टी होती है वो लोग भी छुपके देख रहे होते हैं कि कौन आ रहा है। तो दोनों तरफ से एक वॉर टाइप का चलता था। तो ये कज़न भाई का छुपके से, और ना ये वापस आ जाता है, मतलब कुछ भी चुराता है फिर निकालता नहीं है, वापस आ जाता है। तो इससे पूछते हैं कि भाई आ क्यों गया, कह रहा यार बड़ी लड़की सुंदर सी लगी है ना, मतलब खुश हो गया, उसका दिल गार्डन हो गया, तो मैं फिर उससे ना बात करके आया था, तो इसलिए ये सब नहीं किया मैंने, तो अच्छी लगी मुझे। तो बात करने के चक्कर में उसने जो करना था वो किया ही नहीं, लड़की अच्छी लगी तो कॉन्वर्सेशन करके आ गया। तो क्या करते हैं, अगले दिन से ये सब हरकतें कम कर देते हैं कि भाई मैंने ऐसे मिलने जाऊँगा। तो जितने भी दिन के इनके एग्ज़ाम्स थे वो डेली जाके रात को उससे मिल के आता था। तो ये लोग भी बोलते थे कौन है, हमें भी तो दिखा। अब गांव का टाइम है, पुराना टाइम है, और लाइटें वाइटें इतनी होती नहीं थी, तो ये लोग सब छुप के देखते थे, रात को मिलने जाता था। और जैसे मैं उस लड़की से मिलता था, चलते चलते दूर चला जाता था, तो लोग एग्जैक्टली देख नहीं पा रहे हैं कि लड़की है कौन। और दिन के टाइम पे एग्जाम्स होते थे, अलग अलग लड़की अलग लड़का अलग, तो देखने का मौका भी नहीं मिलता था कि भाई कौन है, भाभी कौन है, हमें भी दिखा, मौका ही नहीं मिलता था। तो इसी तरह से चलता रहा, और इनकी कहानी बढ़ी, मतलब रिलेशन, दे गॉट इनटू अ गुड रिलेशन, प्यार व्यार जो उनका होता है वो होने लगा। और इनकी हरकतें जो रात भर की होती थी वो भी बंद हो गई, वो क्योंकि इसको दोस्त को मिलने जाना है भाभी से, तो हरकतें इन्होंने कम कर दी। अभी सीरियस मोड ये होता है कि बहुत छोटी सी स्टोरी है और अजीब सी स्टोरी है कि इनके ना एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, और लास्ट डे में ये जब बाउंड्री के बाहर जाते हैं अपने घर की तरफ, सब अपने निकल रहे होते हैं, तो जाके इनकी दोस्तों से पूछता है मेरा भाई कि श्रुति कहाँ है। लड़की का नाम श्रुति था, एग्जैक्टली मुझे नाम याद है, कि श्रुति कहाँ है। तो लड़कियाँ बोलती है कौन श्रुति, अरे वो रात को आती तो थी मुझसे मिलने, नहीं कोई श्रुति नहीं है। तो ये सोचता है कि ये मजाक छेड़ रहे हैं, तो ये सब में ढूंढने लगता है, अरे श्रुति है, क्या मजे कर रहे हैं यार, श्रुति को बुला दो। तो ऐसे करते करते फाइनली इसको रियलाइज़ होता है कि श्रुति नाम की लड़की ही नहीं है। तो फिर ये बोलता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो उड़ती उड़ती कहीं से खबर किसी बच्चे ने दी कि भाई यहाँ पे ना कुछ ऊपर का है, गार्ड अंकल को सब अच्छे से पता है, उनसे पूछ। अब गार्ड अंकल के पास जाके पता लगता है एग्जैक्टली श्रुति नाम की लड़की यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक 5 साल पहले ऐसे ही एग्ज़ाम सेंटर में श्रुति नाम की लड़की थी, और जो सीन अभी चल रहा है ना, सेम सीन 5 साल पहले चला था, जहाँ पे ऐसे ही छेड़ाछाड़ी होती थी। श्रुति नाम की लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ था। देन ऐसे ही एक एंड डे आया था, जिस एंड डे पे वो जो लड़का था उसने इसको प्यार करने से इनकार कर दिया था।
तो फिर उस लड़की ने उसी बरामदा में ही सुसाइड कर लिया था, और तब से हर साल ये जो श्रुति है ये खेल करती है, एंड इट इज़ अ रियल स्टोरी। इसलिए शायद लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि भाई इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बट जब अभी एक्सपीरियंस करते हो ना कि किसी इंसान से मैं मिल रहा हूँ, 15-20 दिन हो गए, और एंड में आप रियलाइज़ करते हो कि इंसान है ही नहीं, तो वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला जो भाई का मेरा एक्सप्रेशन, उसकी फीलिंग थी ना, जब मुझे बता रहा था, मैं खुद चौंक गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। बात बिल्कुल सही है आपकी कि हम अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, और फिर एट द लास्ट जब कभी ऐसा मोमेंट होता है कि भाई चलो आओ मुझे घर वालों से मिलवाना है, पता चला वो लड़की तो है ही नहीं भाई, वो तो कब का मर चुकी है। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस देखिए ज़्यादातर होता है ना ये कि जो रियल स्टोरीज़ होती हैं, जो इंसिडेंट किसी पे होता है, वो 101% इतना लोगों को स्केरी नहीं लगता है। राइट। लेकिन जिसके साथ ही होता है ना, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है हमारी लाइफ में, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम। इट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस यार, जिस पे बीती है ना, उसके लिए कितनी बड़ी चीज़ है, शायद आप उसको बयान ना कर सको, बट उसके थ्रू गो थ्रू करना एंड उसको फील करना, वो शायद वही इंसान फील कर सकता है कि यार किसी इंसान से बात कर रहे हो, एंड में पता लगता है वो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। स्टोरीज तो बहुत अच्छी थी आपकी दोनों। यही दो मैंने सोच के रखा था कि भाई आज आपको यही सुनाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी स्टोरीज थी। तो अगर आप चाहो तो मैं एक छोटी सी स्टोरी मैं भी बिल्कुल सुना सकता हूँ, तो आप बताओ। आपके पास तो भंडार है भाई, बिल्कुल सुनाइए। मैं अच्छा आपको एक अपने सब्सक्राइबर की एक स्टोरी सुनाता हूँ, हडल की कहानी। हडल आपने सुना है कभी नाम? ये मराठी हडल रेस का हडल सुना, और कोई हडल नहीं सुना मैंने। हडल रेस मतलब ये थोड़ा सा आप जब आप ट्रैक पे रेस करते हो, मतलब एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ। वो नहीं। ये हडल एंटिटी का नाम है ये। अच्छा, ठीक है। ये मराठी लैंग्वेज में जो एंटिटी है उसको हडल बोलते हैं, और ये फीमेल एंटिटी होती है। अच्छा। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था, उनका नाम सुनीता चित्रा ऐसा ही कुछ नाम था, मतलब मैं नाम कुछ भी रखूँगा, बट ये रियल स्टोरी है ये। ठीक है। तो होता ये है कि ये हडल के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो तो जानते ही होंगे कि हडल क्या है, क्योंकि मैंने एक बार और डिस्क्राइब कर रखा था। राइट। तो हडल मेनली एक फ़ीमेल एंटिटी होती है, और जिस किसी फीमेल का मतलब न्यू मैरिड है अगर वो, ठीक है, और अगर उस टाइम उसका अननेचुरल तरीके से अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो मरने के बाद वो बनती है हडल। और फिर वो अपना बदला लेने के लिए मतलब वो उस इंसान को मारती है। प्लस लोगों का ये भी कहना है कि या तो न्यूली जो मैरिड होती हैं उनका अगर अननेचुरल तरीके से अगर उनकी हत्या कर दी जाए तो वो बनती हैं। दूसरा, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो अपने बच्चे को नहीं देख पाती हैं तो वो मरने के बाद भी हडल बनती हैं। तो एक वाड़ा है वहाँ पे, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो सच में है। वो मैं जब ये कैमरा ऑफ हो जाएगा मैं आपको उसका नाम बताऊंगा। वाड़ा बोले तो वाड़ा एक तरीके से जो वहाँ पुराने ज़माने के वहाँ पे जो हवेली टाइप का होता है ना, वाड़ा वो होता है। आपने तुम्बाड़ मूवी देखी है? देखिए, बोलते हैं ना बाबा का वहाँ पे वाड़ा है, हमें वहाँ पे ओके बस। तो वहाँ पे सच में एक वाड़ा है, उसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगा। उस वाड़े में ना सच में वहाँ पे एक हडल की आत्मा थी। और मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम लेके चलता हूँ, मिताली। तो मिताली ने बताया कि जब वो 5th क्लास में थी और उनके छोटे छोटे और भी भाई बहन थे, तो वो उनका क्या होता था ना कि हमेशा से स्कूल के टाइम हम जब छोटे होते तो रेस लगाते थे कि घर पहले कौन पहुंचता है, चलो यहाँ से छू के आते हैं, देखते हैं कौन। तो हम लोग भी करते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं भी अपने कज़िन्स के साथ और अपने भाई बहन के साथ ऐसा करती थी कि हमारे गांव पे स्कूल से और गांव में तक में एक कुआं पड़ता था। उस कुएं को जो पहले टच करता था तो वो समझो जीत जाता था। तो वो लोग दौड़ते हुए आते थे ना, तो सबसे पहले जो मिताली थी उन्होंने बोला कि मैं उन बच्चों में से थोड़ी बड़ी थी। तो मैं वहाँ पे जाके जब पहले पहुँची तो उनके गांव में घर कुछ इस टाइप के थे कि आसपास मतलब सटे सटे घर थे, थोड़ी थोड़ी गैपिंग थी, बाकी सब सटे हुए थे घर, सब कच्चे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक घर है और उनका नाम राजेश था जिनका वो घर था। उनके घर के बाहर ना बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो अब मिताली ने
वो उस टाइम 5th क्लास में थी और उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ पे क्यों भीड़ लगी, तो मैं जाके देखने लगी। तो भीड़ में घुसते घुसते मैंने सिर्फ देखा कि किसी औरत का पैर उसके मतलब कि जो मेन बोलते हैं ना मुहार, उसको मुहारा आंगन जो बोलते हैं फ्रंट डोर का फ्रेम। हाँ, वहाँ पे मतलब नीचे ज़मीन पे उसको लिटाया गया है, उसका पैर बाहर की ओर निकला हुआ है। और क्योंकि वो पायल वेल था तो समझ गए कि हाँ ये किसी औरत का है। तभी एक आदमी ने बोला अरे ये किसकी बेटी है, इसको हटाओ यहाँ से। मराठी में उसने कुछ बोला, फिर तुरंत ही वो देखे कि उसके मिताली के फादर आने लगे तो उसको डांटा और बोले कि जाओ सीधा घर भागो। तो वो घर चली गई। बाद में क्या हुआ ना कि जब वो घर शाम के टाइम जब उनके पापा आए, वो पढ़ाई कर रही थी, तो उनकी मम्मी से वो सारी चीज़ें बता रहे थे कि असल में जो राजेश है, अब उसकी नई नई मैरिड वो शादी हुई थी उस टाइम, तो गांव अब वो था शराबी, ठीक है। और अक्सर ये मैंने भी देखा है कि जो शराबी इंसान होता है अपनी वाइफ पे बहुत जल्दी शक करता है कि भाई इसका अफेयर किसी और के साथ होगा, अगर किसी से हंसी मजाक कर लिया तो उनके पड़ोस में एक मुस्लिम लड़का रहता था, वो उनसे बातचीत करती थी। अब वो लेकिन गलत वे में नहीं, अच्छे वे में बातचीत, कभी हंसी मजाक करती थी। तो कुछ गांव के लोग ही ऐसे थे कि जो उसके हस्बैंड को भड़का दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। और नहीं, वो जो लड़का मुस्लिम लड़का था उसने उसके हस्बैंड को भड़काया था। जो खुद ही ने। नहीं मतलब उस जो वुमेन थी उसका चक्कर किसी और आदमी के साथ, मतलब चक्कर क्या, वो बात करती थी। ओके। वो मुस्लिम लड़का उस लेडी को पसंद करता था, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, अगर दोबारा मेरे से इस तरीके की फालतू बात की तो मैं अपने हस्बैंड से बताऊंगी। देन उस लड़के ने बदला लेने के लिए क्या किया कि उसके हस्बैंड से फ्रेंडशिप करके उसको बोला कि भाई तेरी बीवी किसी और आदमी के साथ फंसी हुई है, जब तू काम पे जाता है बाहर तो तुम्हारी बीवी बहुत देर देर तक किसी आदमी को अंदर घुसा के रखती है, और जैसे ही तुम आने वाले होते हो उसके पहले ही उस आदमी को ये बाहर भेज देती है। ये सुनने के बाद उसने क्या किया कि अपनी बीवी को बहुत मारा, इतना मारा कि उसको फिर भी सुकून नहीं मिला उस बेवड़े इंसान को। और उसने क्या किया कि उसको मारने के बाद उसके मिताली के फादर ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में जो मिर्च होती है वो मिर्च का पाउडर अंदर डाल दिया, और जो गाय का जो खूंटा होता है ना जिसको बांध के रखते हैं जिसमें, बस वो अंदर पूरा डाल दिया था। उसने मुंह में उसके ही पल्लू को पूरा अंदर घुसेड़ा हुआ था। इतना मतलब कि अब सोचो कि इतना खतरनाक वो कर रखा था उसने कि जो पोस्टमार्टम में हुआ ये कि उस आदमी ने बोल दिया खुद ही जाके, मतलब पुलिस वालों के सामने ही बोला हाँ भाई मैंने मारा है, मुझे पकड़ ले जाओ। मतलब मारने के बाद उसने गवाही दे दी कि मैंने ही मारा है। ये मैटर यहाँ से सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन मिताली बताती कि वो उस लड़के का घर हमारे घर के पीछे साइड में था, और वहाँ से ना रात को फिर कुछ महीनों के बाद रात को उसी लड़के की आवाज़ आने लगी चिल्लाने की, कोई से मार रहा है। तो अब जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि उस लड़के के शरीर पे ना बहुत सारे नाखून के निशान थे, और वो बोल रहा था कि राजेश की दुल्हन मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे मार देगी वो। तो गांव वालों ने पूछा कि भाई वो तेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्यों मार देगी तुम्हें? तो वो नहीं बता रहा था, बस एक ही चीज़ रटे जा रहा था कि नहीं वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो बाबा, वो मुझे मार देगी। तो उसके जो अम्मी अब्बू थे, मुस्लिम था, तो उसके जो अम्मी अब्बू थे उन्होंने कहा कि अरे पागल है, कुछ नहीं। उसको थोड़ा बहुत झाड़ फूँक कराया, नॉर्मल हो गया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ ना कि जब उसके मिताली के फादर जब दोबारा गए तो देखा कि उन्होंने उसी लड़के को पेड़ में बांध के रखा हुआ है। मतलब वो इतना ज़्यादा वो एग्रेसिव होने लगा था, न जाने क्यों बहुत ज़्यादा पागल सा होने लगा, तो उसको पेड़ में बांध के रखा गया। तो जब उनके फादर, मिताली के फादर, उसके फादर से बात किया कि भाई क्या हो गया, तो बताने लगे कि यार ऐसा ऐसा बात है, और तुमसे एक बात भी बतानी है कि मेरा बेटा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये बात परसों की है, जब हम दोनों खाट पे सो रहे थे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मेरे बेटे के ऊपर राजेश की वाइफ मेरे बेटे के सीने पे चढ़ के उसके सीने को नोच रही है, उसका गला दबा रही है कि तेरी वजह से मैं मारी गई हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो वहाँ पे जैसे हम लोग पंडित बोलते हैं ना, तो वहाँ पे बामन बाबा बोलते हैं वहाँ पे ओझा लोग को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बामन बाबा को आप बुलाइए। तो उनको बुलाया गया, और सारी चीज़ें जब उस एंटिटी के थ्रू उसको बुलवाई गई तो पता चला कि इसने मतलब कि भड़का के मेरे हस्बैंड को मारा और वो सारी चीज़ें की।
तो इसकी वजह से वो एक तो ये हडल का किस्सा ये था नॉर्मल कि उसने फिर उसकी जान ले ही ली, क्योंकि उस वामन ने भी यही बोल दिया कि भाई मैं इसमें नहीं कर सकता, जो इस लड़के ने गलत किया है तो इसको इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो उसने क्या किया कि छोड़ दिया और फिर एट द लास्ट उस हडल ने उसकी जान ले ली। अब ये जो वाड़ा वाला केस है इसके ठीक 2 महीने के बाद हुआ। मिताली जो थी उनके जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हुई तो उनके मामा आए, उनकी मामी थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उनकी मामा ने बोला, मिताली के मामा ने, कि बहन आप एक काम करो कि मिताली को हमारे यहाँ भेज दो, भाई मैं काम पे रहता हूँ, थोड़ा सा अपना मन बहल जाएगा, थोड़ा घूम भी लेगी। तो उनका एक भाई था सचिन, मिताली के भाई का था नाम सचिन, तो वो दोनों गए मामा के यहाँ। तो उनके मामा के घर से मुश्किल से 100 मीटर दूर एक बड़ा सा वाड़ा था, आज भी वो वाड़ा है। तो वो बहुत पुराना है और लोगों, उनके मामा के जो बच्चे थे, जब मिताली खेलते खेलते वहाँ पे चली जाती थी क्योंकि आम का पेड़ था, तो कहती थी यार मुझे आम खाना है भाई। तो वो मना करती थी, उनके मामा के लड़के, कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना है, बाबा मना करते हैं कि उस वाड़े के पास मत गुजरना। तो कहते क्यों? तो मिताली मुझे बता रही थी कि सूरज जी आप समझ जाइए कि उस वाड़े ने मतलब कि मेरी पूरी लाइफ को मतलब एकदम वो ख़राब कर दिया था, कि बचपन से ही सुनती आ रही तो उस वाड़े के पास मत जाओ, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब मुझे उसकी रियलिटी पता चली तब मुझे लगा कि यार सच में जो बड़े लोग हमें मना करते हैं वो उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा कारण होता है कि जो हम देख नहीं सकते हम बच्चे। तो जब उस टाइम वो खेलते थे ना तो बताया कि इस मतलब वाड़े के अंदर एक हडल है। और उस टाइम क्या हुआ कि जो वाड़ा था एकदम पुराना था, और अक्सर आपने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं तो कुछ उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो टूट जाती हैं, छोटा सा जगह होता है उसके अंदर जानवर घुस गए या कोई भी, तो बच्चे खेलने के लिए अंदर चले गए। मिताली थी वो भी चली गई अंदर। उन्होंने बोला कि मतलब अपने मामा के लड़के से कि मुझे जाने दो और मामा से मत बताना कि मैं अंदर गई। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो बताऊंगा। तो मिताली ने कहा कि ठीक है मैं भी बता दूंगी कि तू मामा के जेब से पैसे चुरा रहा था। तब वो तो डर गया, कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। वो दोनों साथ में गए। उन्होंने देखा कि पुराने जो लोहे की मूर्तियाँ और कुछ लोहे के सामान ऐसे थे जिस पे जंग लग चुके थे, वो वहाँ से वो लोग उसको बिन लेते हैं। कहते हैं यार चलो इसको बेच के हम लोग आइसक्रीम खाएंगे या चूरन खाएंगे कुछ भी। तो वो लोग ना डेली का काम हो गया, वो डेली वहाँ से कुछ लोहे के टुकड़े उठाते और वो उसको कबाड़ में जाके बेच के जो पैसे मिलते उसे खा पी लेते थे। तो उन्होंने, मिताली ने बताया कि उनके गांव में एक कुम्हार की एक दुकान थी, जो वहाँ पे 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम था अनिल काछी और दूसरे का नाम था पप्पू। हाँ 2 दोस्त थे, दोनों की दुकान थी। अब उन्होंने कहा कि यार ये बच्चे लोहा कहाँ से लाते हैं। एक दिन जो पप्पू काछी था उसने देख लिया, अनिल काछी सॉरी, तो उसने देखा कि यार ये बच्चे उस वाड़े के पास जा रहे हो, ये लोहा ले रहे हैं दिन के टाइम भी। तो उसने क्या सोचा कि यार हम लोग बात किए कि यार लोहा वैसे भी महंगा है, क्यों ना हम लोग काम करते हैं लोहे को इधर ही से निकाल के इसको हम लोग फिर से रिसाइकल करके अपना हम लोग बनाएंगे, जो भी कुल्हाड़ी तसला और जो जो उनका यूज़ में होता है वो सब। तो उसने कहा हम लोग रात को चलेंगे। वो दोनों रात के टाइम उस वाड़े के अंदर गए और वाड़े के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा तो उस टाइम वहाँ पे कोई भी लोहे का इक्विपमेंट या कुछ भी नहीं था। फिर उनको आवाज़ आती है किसी लेडी की, वहाँ पे एक तहखाना था। उस तहखाने के अंदर जैसे जैसे वो लोग जाते हैं ना, तो जो एक दोस्त होता है जो पप्पू होता है, पप्पू अनिल से बोलता है कि भाई तू वहाँ गेट के पास रहना, कि देखते रहना कोई आ ना जाए, मैं जाके देखता हूँ तहखाने के अंदर कि क्या है। तो पप्पू जो है वो अंदर जाता है, अनिल बाहर खड़ा रहता है देखने के लिए। पप्पू जैसे ही अंदर जाता है ना तो वो क्या देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। बूढ़ी औरत, सोचिए एक बार यंग लेडी होती प्रेग्नेंट होती तो समझ में भी आता, वो बूढ़ी औरत प्रेग्नेंट है और वो बैठी हुई ना कुछ खा रही है सर नीचे करके। तो उसने बोला ए अम्मा क्या कर रही हो, कौन हो तुम, मतलब उसने ऐसा कुछ बोला। तो वो बूढ़ी औरत ना जब अपना सर ऊपर करती है तो देखती है कि जो पप्पू है, पप्पू का सर ही उसके हाथ में है। मतलब वो अपने आप को ही देख रहा है कि उस बूढ़ी औरत के हाथ में मेरा ही सर है और वो उसके सर को खा रही है। ये देख के उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि वो मतलब कि सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिरा। और जब अनिल ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि
पप्पू नीचे गिरा हुआ है और वो उठा, मतलब उसको गया उठाने के लिए और बोला कि भाई ऐसे ऐसा बात है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा है। तो उसने बोला कि यार कुछ तो गड़बड़ है, लोग सही बोलते हैं कि यहाँ पे हडल है, चल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर से निकलने के हुए ना, तो अनिल जो है, अनिल तो बाहर निकल जाता है डाक के, वो बाउंड्री के ऊपर डर के मारे वो छेद से नहीं जाता, वो बाउंड्री ऊंची होती है, जितनी ये ऊंची दीवारें इतनी ऊंची होती है, वो डांकता है और घबराहट के मारे जैसे ही वो कूदता है उसके पैर में मोच लग जाती है। वो दर्द में चीखता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका दोस्त जो पप्पू है वो तो बाहर आया ही नहीं। अब वो गांव वालों के पास जाता है, वो सोचता है कि चाहे जो भी गांव वाले बोले लेकिन मैं जाऊंगा अपने भाई अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जाता है, सारी बातें बताता है। तो गांव वाले कम से कम 8-9 लोग लाठी डंडा आग ये सब लेके आते हैं। तो कहते हैं भाई चलो चाहे जो भी हो, चोरी कर रहा हो चाहे जो, लेकिन अपने गाँव के ही लड़के हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जब गाँव वाले अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो पप्पू था उसके सीने पे ना ऐसा लगा किसी कुत्ते ने खरोचा हो, और उसके शोल्डर पे इतना दूर का जो मांस था वो गायब था। उसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में वो कुछ दिन था, लेकिन सबसे घिनौनी और सबसे दर्दनाक बात ये हुई कि वो सही होने के बजाय, मतलब उसका ये जो मांस का जो था कटा हुआ था, वो धीरे धीरे उसमें सड़न होने लगी। सड़ते 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 इतना ज़्यादा हो गया, उसका पूरा शरीर ही मुश्किल से 3 दिन के अंदर उसका पूरा शरीर सड़ गया, और ऑन द स्पॉट ही उधर ही उसकी डेथ हो गई। तो आज भी वो वाड़ा है, और आज भी वहाँ पे हडल का जो है निवास है, और लोग भूल कर भी वहाँ पे उसके अंदर नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो ऐसा ये हडल का चलता रहता है, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, बहुत कुछ है नो। जब से पॉडकास्ट किया है तब इतने सारे पर्सपेक्टिव, इतने सारे लोगों का नज़रिया देखने को मिला है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भले ही सामने दिखती नहीं लेकिन एग्जिस्ट करती है। ये तो है ना। तो चलिए गाइज, यहाँ पे ही अब मैंने भी सुनाया, मानस भाई ने भी स्टोरी सुनाई। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपने सुना दिया। नहीं, याद आया ना मुझे ये किस्सा, तो मुझे लगा कि यार चलो यही है पॉडकास्ट, एक दूसरे का एक्सपीरियंस और व्यूज शेयर करना, वही चीज़ है। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये स्टोरीज़ जो मानस भाई ने सुनाई, मेरी स्टोरीज़ आपको अगर अच्छी लगी, मानस भाई की भी, तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने इस पॉडकास्ट में फिर से मानस भाई के स्टूडियो में आके इन्हीं के ही मैं इंटरव्यू लूँ, स्टोरीज इनसे मैं नरेट करवाऊँ, ऑलवेज वेलकम भाई, ऑलवेज वेलकम। तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड नाइट।